स्टूडेंट्स, कल हमने वर्ण क्या है इसके बारे में पढ़ा था। वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाता है। उससे आगे आ जाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? खंडों को, वर्णों के खंडों को तोड़कर लिखना। वर्णों के खंडों को तोड़ कर लिखना। जैसे नदी, न आधा जमा ए जमा आधा द जमा बड़ी ई। अगर आप इसको मात्रा लगाते हैं पीछे, द के बाद अगर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी स्वर है उस स्वर की जिस भी मात्रा का प्रयोग इसमें किया गया है शब्द में, उस शब्द की वह मूल रूप आपको लिखना है, उसका मात्रा रूप नहीं लिखना। अब आगे देखिए, जैसे मैंने नदी का नदिया बहुवचन बनाकर आपके सामने दिखाया है। आधा न जमा ए जमा द जमा बड़ी या छोटी ई। यहाँ पर है हमारी छोटी ई। तो छोटी ई जहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर मात्रा लगाती हूँ, जमा आधा य जमा आ की मात्रा, तो ये हमारा अशुद्ध रूप हो जाएगा। तो ये हमारा अशुद्ध रूप हो जाएगा, तो इसको हम गलत मानेंगे। मानक हिंदी व्याकरण में इसका रूप अशुद्ध है, इसलिए आप इसके इस रूप का प्रयोग ना करके इसके इस प्रकार के रूप का प्रयोग करें वर्ण विच्छेद करते समय। अब आपका जैसे श्रमिक है, आपको पता है श्रमिक श्र है जो, वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है आधा श प्लस र प्लस अ, श्रमिक। तो जब हम इसको र के नीचे हलंत लगाएंगे तो इसमें ए मिल जाएगा। आधा श आधा र अ, श्र म छोटी ई क अ। अब हमने यहाँ पर छोटी ई अगर लगा दी है तो ये हमारा अशुद्ध रूप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, छोटी ई ऐसे लगानी है, ठीक है। श्रमिक। क्षण, अक्ष आपका संयुक्त व्यंजन है। आधा क आधा श प्लस अ आधा अणा और अ, क्षण। त्रिशूल, त्रिशूल में आधा जो त और र, त र से मिलकर क्या बना, त्र, यानी त्र भी हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो आधा त आधा र जमा छोटी ई जमा आधा श जमा बड़ा ऊ। तो देखो, अब मैंने यहाँ पर मात्रा का प्रयोग नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर मात्रा लगा देती ऐसे तो ये गलत हो जाता, ये इसको हम अशुद्ध रूप मानते। और आधा ल और अ, त्रिशूल। ज्ञान, अब जो ये है हमारा अज्ञ, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। आधा ज प्लस अय्या, जो ज और अय्या से मिलकर क्या बनता है, अज्ञ बनता है। आधा ज प्लस आधा अय्या प्लस आ प्लस न प्लस अ। अब यहाँ पर देखिए ज्ञान, आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपने इसमें मात्राओं का प्रयोग नहीं करना है। जो भी उस मात्रा का मूल स्वर रूप है आपको वही लिखना है, नहीं तो वह, अगर आप मूल रूप नहीं लिखोगे, मात्रा का प्रयोग करोगे तो वह अशुद्ध रूप हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको मैंने बताया था, क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं,
तो हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वह मुख के अलग अलग भागों से टकराती है, उनको छू कर बाहर निकलती है। तो इसी कारण इनको क से मैं तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। उसके बाद आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतः, अंतः का अर्थ होता है बीच में। अंतः मैंने बीच में, और स्थ का मतलब होता है स्थित। जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम इनका उच्चारण करता है हमारी जीवा अंदर ही अंदर स्थित रहती है। य, र, ल, व। आप इनका उच्चारण करके देखिए तो जो हमारी जीवा है उसके बीच का जो भाग होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का जो भाग होता है उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, य, र, ल, व। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इनकी संख्या भी 4 होती है, लेकिन इनका जो उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख में गर्म वायु पैदा होती है और गर्म वायु ही निकलती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन तीनों को अगर मिलाते हैं तो हमारी इनकी कुल संख्या 33 हो जाती है। लेकिन जो हम अड़ और ढड़ यानी ड और ढड़ इनको अगर मिलाते हैं ये भी 2 हो जाते हैं, तो इनकी संख्या कुल हो जाती है 35। कितनी संख्या हो जाती है इनकी? कुल 35 हो जाती है। इसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन अक्षत्र, अज्ञश्र। इनकी संख्या 4 होती है, लेकिन हम इनको व्यंजनों की श्रेणी में नहीं लाते, इनको अलग से रखते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बने हैं। अक्षय आपको मैंने बताया था आधा क और श षटकोण, अक्ष, त्र आधा त और र, अज्ञ आधा ज और अञ्य, श्र आधा श और र। इसलिए इनको हम व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखते। अब आ जाता है 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग द्वित्व व्यंजन कहलाता है। 2 समान व्यंजनों का प्रयोग, एक जैसे ही 2 समान व्यंजन। आपने देखा होगा बेटा चम्मच, च आधा मैं पूरा मैं च, चम्मच। तो वो क्या है? आधा मैं और पूरा मैं से लगने के कारण चम्मच में 2 मैं का प्रयोग हुआ है, 2 मैं का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी 2 व्यंजनों का एक साथ जो प्रयोग होता है वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा आधा च और पूरा च, पक्का आधा क और पूरा क। अब उसी तरह से बहुत सारे और भी जैसे व्यंजन है, आधा व और य, ज, न, अ। देखो ये व्यंजन में भी तो 2 व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, वो समान नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो 2 व्यंजन। आधा व और य, इन दोनों को हमने संयुक्त रूप करके लिखा है, ऐसे जोड़ कर लिखा है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इस व को अलग लिखते हैं और य को अलग लिखते हैं, ये इसका अशुद्ध रूप हो जाता है, ये गलत रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी आधा क और त मैंने जोड़ कर लिखा है, कई क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये भी इसका गलत रूप हो जाता है। तो इनको जब हम ऐसा कोई व्यंजन आता है जो आधा व्यंजन है उसको पूरे व्यंजन से पूरा जोड़ कर लिखेंगे अगर वो खड़ी पाई वाले। जैसे अब ग और म, ग है, आधा ग को हम 11 लिखते हैं, 11। अगर हम 11 लिखते हैं तो इस 11 में आधा ग ऐसे नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ मयान, तो मयान आधा मैं और ये जुड़ गया। खयाती, ख य आ त ई, खयाती, तो ये ख आधा य से जुड़ गया। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक मूलभूत जो हमारा आधार होता है उन चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही काम करें।
तो दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, पक्का, अकल, अक्कल, आ आधा क ल, शक्ल, श आधा क ल, शक्ल। तो हम जब बोलते हैं तो इनको जोड़ करके एक साथ ही इनको बोलेंगे। 11 हैं व्यंजन, सभ्य, समाप्त, पद्म। देखो पद्म में हमने आधा द, जो आधा द लिखा है उसके नीचे मैंने द के नीचे हलंत लगाया है, क्योंकि द को हम आधे रूप में नहीं लिख सकते। अब आ जाता है जो व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और उच्चारण में वायु कम बाहर निकलती है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन यानी कैसे, मैं तक, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला कैसे, कै, ख को छोड़ दिया, ग गमला, फिर घ को छोड़ दिया, अण खाली, यानी पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग का कै ग अणम, चवर्ग का च ज अय, टवर्ग का ट ड न, तवर्ग का त द न और पवर्ग का प ब म। ये आपको पहला, तीसरा और पांचवा, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी वायु कम निकलती है, यानी इनको बोलने में हमें कम समय लगता है। अल्प का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा। अल्प का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा, यानी जिनको बोलने में कम हमारी प्राण वायु प्रयोग में आती है तो उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। अब देखिए जब हमारा महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में श्वास वायु निकलती है वह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें ज़्यादा श्वास वायु निकालनी पड़ती है, जिनको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगता है, वायु बाहर निकलती है, तो वह महाप्राण व्यंजन कहलाती है। अब महाप्राण व्यंजन स्पर्श व्यंजन का ही, स्पर्श व्यंजन कैसे, मैं तक, उनका दूसरा और चौथा व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ध, फ, भ। ठीक है, तो इनको बोलने में ज़्यादा प्राण वायु, श्वास वायु हमारी ज़्यादा निकलती है तो वह महाप्राण, महा का मतलब ही क्या होता है, बड़ा यानी ज़्यादा। उसके बाद आपने देखा होगा वर्ण विच्छेद में ये ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये क्या है और ये क्या है। देखो बेटा ये क्या है, हलंत, पीछे हम क्या लगाते हैं, हलंत, और आगे है ये रै की मात्रा। जो रै की मात्रा यहाँ पर लगती है ये रै पूरे रूप में आता है, यानी रै का पूरा प्रयोग है यहाँ पर। जब हम ऊपर रै की मात्रा का प्रयोग ऐसे करते हैं तो ये हमारे आधे रै के लिए प्रयोग होती है, और जब नीचे करते हैं तो ये पूरे रै के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे ड्रम, ड आधा, र आधा, आधा रै में हमने क्या मिलाया, अ, तो क्या बन गया पूरा र, म अ, ड्रम। ट्रक आधा ट, र अ, क अ, ट्रक। राष्ट्र, राष्ट्र में देखिए आधा र, आ आधा श, ट, र अ, राष्ट्र। तो स्वर, स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर उच्चारण में
बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ, ई, उ, री। तो ये इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अब हर्ष स्वर की देखिए, जो है कि पेट में मैंने रे लगाया है, रे की मात्रा, हर्स्व, हर्स्व स्वर। तो दीर्घ स्वर, हर्स्व स्वर से 2 गुना समय लगता है इनके उच्चारण में। जैसा आप देख रहे होगे, ए के बाद क्या आता है, आ, तो आ में 2 गुना समय लग गया ना ह्रस्व स्वर से। छोटी के बाद क्या आती है, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 11। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर बनते हैं 11 स्वर। उसके बाद आ जाता है तीसरा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का आज के वर्तमान समय में बहुत ही कम प्रयोग होता आ रहा है। इनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेकर किया जाता है। अगर आप ये लिखेंगे कि दीर्घ स्वर से इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, तो उसके लिए आपको 2 गुना समय का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो अगर आप ये लिखें कि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो आप लिखेंगे 3 गुना। अगर आप दीर्घ स्वर से ज़्यादा लिख रहे हैं, तो दीर्घ स्वर से इनमें 2 गुना समय लगता है, तो इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर का चिन्ह होता है, ये 3 इकाई की तरह होता है, 3। जैसे हम बोलते हैं ओम, यानी किसी को पुकारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं लंबा, हम बोलते हैं ओम। तो किसी को पुकारने के लिए यानी उच्चारण में इनका प्रयोग जब हम करते हैं, तो उसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से, ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इनकी जो वीडियो बन रही है चैप्टर के, मैक्सिमम 17-18 मिनट की बन रही है। तो आप इनको या तो आप लिंक पर चेक करें, ठीक है। और जिन्होंने अब तक ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझे हैं, वो इसके लिए वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप चैप्टर में ही से ही, अपनी बुक में से ही इसको अच्छी प्रकार से रीड करके समझ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चैप्टर को कितना अच्छी प्रकार से ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।